आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कुल 26 दलों की एक गठबंधन इंडिया अलायंस बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आगामी आम सभा चुनाव के लिए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर हलफ ले चुकी है। पीएम मोदी ने आने वाले 2047 तक का भी दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक के लिए कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन क्या इन सब के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नीतीश कुमार का बनाया हुआ इंडिया अलायंस, साउथ इंडिया के इलाकाई पार्टियां और ममता बनर्जी का करबो लड़बो और जीतबो पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? याद रखिए, मणिपुर हिंसा का मुद्दा, कमर तोड़ महंगाई, बढ़ते डॉलर के भाव और नफरत की आंधी को विपक्ष अपने मुद्दा जरूर बनाएगा। क्या भाजपा मुद्दों को खारिज कर पाएगी? क्या राहुल गांधी का ये नया रूप विश्वास जीत पाएगा? इन सब पर होगी बेबाक मुंसिफ पर मेरे साथ आज की चर्चा। और इसी सब के लिए आज हमारे साथ बेबाक मुंसिफ की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शामिल हैं शौकत अली खान साहब। बेहद शुक्रिया शौकत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ शामिल हैं शेख समद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बेबाकी से दोनों ही प्रवक्ता अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और उनके अलावा आपका भी स्वागत है शेख समद साहब। और हमारे साथ बीआरएस से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कमेटी के चेयरमैन अकबर हुसैन। और झारखंड से भी शाकिर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। झारखंड AIMIM के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। बड़ा सवाल सबसे पहले मेरा शौकत साहब आपसे। शौकत साहब, क्या लगता है कि किस तरह से ये 2024 का चुनाव होने वाला है? मणिपुर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब आपके ऊपर है। इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुंसिफ टीवी का, जो ये बहुत अच्छी सीरीज़ इन्होंने शुरू की है ताकि लोगों को इसका एक अवेयरनेस भी मालूम होना चाहिए कि कौन पार्टी आने वाली है और किसका कितना काम चल रहा है जी। और हमारे दोस्त जो कांग्रेस के हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया उनके, हम लोग साथ में आए हैं डिबेट बात करने के लिए। 2014 में जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने एक भारी जीत हासिल की थी, 282 सीट्स के ऊपर आए थे, फिर उसके बाद में 2019 के ऊपर आए हैं। और अभी आपको बिल्कुल इस पे शक करना नहीं चाहिए कि आने वाली हुकूमत भी हमारी ही बनेगी। 400 से 450 सीट का हमारा दावा है और ये पूरा होके रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से हिंदुस्तान का मूड है, जो इश्यूज़ है वो तो इश्यूज़ हिंदुस्तान के पहले से चलते आए हैं और जिस इश्यूज़ पे हमने काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट चाहती है। हम लोग जो आए हैं 2014 में डेवलपमेंट किया है, तो हिंदुस्तान की जनता ने उसको पसंद किया। उसी के बदौलत हमको 2019 में जो है ना एक भारी अक्सरियत 303 सीट के ऊपर आए। आप लोगों ने देखा कि आज 2019 से लेके जिस तरह से कोविड के टाइम पे जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में काम किया, हिंदुस्तान के बाहर लोगों को सपोर्ट की है, तो काफ़ी सारा जो काम एक इस डायरेक्शन में हुआ है, तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ना 400 से 450 सीट लाएंगे। समझ साहब, अब सवाल आपसे है। उन्होंने तो कह दिया है कि हमारा तो डेवलपमेंट का मुद्दा है और यही हमारा जो तीसरे टर्म में है उसको भी हम डेवलपमेंट के मुद्दे के साथ जाना चाहेंगे और वही उनकी थीम भी है। उन्होंने 400 सीटों का दावा भी कर दिया है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं अगर वो 400 सीटों के लिए बोल रहे हैं तो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जो भी ये मौका दिए डिबेट में बैठने का, मैं मुंसिफ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो मसला है 2024 का जी, 24 में हुकूमत कौन बनाना है कौन नहीं बनाना है वो हम तय करने वाले नहीं हैं, आवाम तय करेंगी। ठीक है, आवाम तय करेंगी। तो डेवलपिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे शौकत भाई बोले डेवलपिंग की बात, तो जिस तरह से अब डेवलप हो रहा बोल रहे, तो डेवलप होने के हो रहा बोले तो फिर परसों के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस किस तरह से जीती, तो अवाम जो है, अवाम को समझ में आया, मुद्दे जो है ना दोनों अलग अलग होते हैं। अवाम जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ ली कि आज आज जो है, आज को से भी रेट आप देख सकते हैं, तेल के रहने दो और आप जो है दालों के रहने दो, एक बेरोजगार, एक गरीब, एक जो मौस की बंडी चलाने वाला, खेले की बंडी, और जिस तरह से रोड पे जो है जो भी कारोबार करने वाला, वो आज गरीब कैसा जीगा? ये छोटा ये है
कि अवाम को जो है पहले तो छोटे से ही वोट डलता, हुकूमत में जो है आज जो है उसको जो आज जो भी चल रही, तो आज सियासत में जो है जो डेवलपिंग क्या डेवलपिंग, अब डेवलपिंग की बात करे तो अवाम खुद जो है कर्नाटक में परसों पिछले उसमें हमको जिताई। तो मैं यही बोलता हूं कि हुकूमत जो है अवाम तय करने वाली है, अवाम खुद तय कर रही है अभी। तो अवाम तय करके ही तो 2014 से 2019 में हमारे को अक्सरियत में लाई ना। मैं तो वही तो बताना चाह रहा हूँ कि अवाम का ही तो फैसला था, जो हम लोग जिस तरह से बड़े हैं हुकूमत जहाँ पर आप भाई मेरे कर रहे हैं कि स्टेट की बात, हुकूमत अलग होते हैं, हुकूमत में बहरहाल इस तरह से जब हम लोग आगे आए समझने वाली और आगे आना भी चाहिए, पब्लिक है हुकूमत को समझने वाली। 282 से 303 कैसा आ गया? अवाम अब बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है, अवाम जो है आज जान ली, अवाम जो है आज अवाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई ये किस तरह का सियासत चल रहा, आज किस तरह का सियासत चल रही, किस तरह की बात चल रही, आप देख सकते हैं। आज 2019 से लेके भी तो अवाम देख रही, 2014 में भी तो अवाम ही देखी, आप देख सकते हैं 2024 में भी देखेंगे। लेकिन जो इन लोगों के पास में कोई ना कोई एक मुद्दा लाते नहीं, लेकिन हमारा एक ही विकास का इशू है जो डेवलपमेंट का है, और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारी पार्टी का एक सबका विकास है। तो फिर मणिपुर में जो तरह मणिपुर के जो हुआ इश्यूज थे, तो आज बिल्कुल हम लोग सबसे पहले पहुंचे हैं वहां पे, बोले तो राहुल गांधी जी पहुंचे। अवाम के दरमियान में जो है अवाम की आवाज बनते हुए, अवाम की दीवार बनते हुए, जो अवाम के लिए जो आज गए, बोले तो राहुल गांधी जी गए, आज पूरी दुनिया देख रही। क्यों? वही बड़ा सवाल है। ऊंची करने से, राहुल गांधी जाने से कोई सरकार बनने वाली तो है नहीं। आवाज नहीं, उस हिसाब से आवाज नहीं, पार्लियामेंट में इसकी तमाम सफाई जो है ना, आप जो है सुन चुके हैं, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो से आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने इसकी पूरी सफाई पेश की है। आधे घंटे से ज्यादा वीडियो है, एक एक मुद्दों पे बात किया गया था। जब आपके सारे लीडर्स वॉकआउट करके चले गए, जब आप बात उठाते हैं तो बात सुनने की भी ताकत रखी है। बिल्कुल समझा, बड़ा सवाल है क्योंकि आपने मुद्दा तो उठा दिया वहां पर, उसके लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो पूरी कांग्रेस बाहर चली गई। बाहर चले गए क्यों नहीं सुने? फिर बैठ के जब प्राइम मिनिस्टर भी बोले गए तो आप नहीं सुने। तो इनका काम है सिर्फ मुद्दे उठाना, और एक तरह से आज मुद्दा उठाना है। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आज अवाम के दरमियान में अवाम की आवाज सुनने के लिए, आज अवाम की आवाज सुनने के लिए, अवाम की जो तकलीफ समझने के लिए, आज महल में आज जो है उनके घर में आराम के घर में सोने के घर छोड़ के उन्होंने ठंड में और बारिश में उन्होंने अवाम के लिए जो है निकले। ठीक है, मैं आऊंगा। हमारे पास शाकिर अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, उनका भी एक इसमें बयान ले लेते हैं। शाकिर साहब, बड़ा मामला यह है कि अब कांग्रेस अपना अलायंस बना चुका है, बीजेपी का भी एक अलायंस है, अभी तक AIMIM ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस साइड जाने वाले हैं। भाई इन लोगों ने जो अलायंस बनाया है INDIA करके, एक्चुअली ये INDEA होना चाहिए। ये इंक्लूसिव इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव अलायंस है, ये सेलेक्टिव अलायंस है, नैरो अलायंस है, ये कंसीडर्ड अलायंस है, ये संकीर्ण है, तंग लोगों, ये चूंकि इनका जो अलायंस है वो 15 to 20% पे वोट्स पे आधारित है। मैं कहता हूं कि इस देश में मुसलमानों की आबादी 19 to 20%, 20 to 21% दलित आबादी है जी, 10 to 11% आपकी ट्राइबल आपकी आदिवासी आबादी है। ये तीनों आबादियां मिला के 50% प्लस होती है। तो ये इन तीनों आबादियों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं है, इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को जी पूरे देश के मुसलमानों ने अपना लीडर मान लिया है, ये माने ना माने, तो एक्चुअली ये आइडियोलॉजिकली प्रोस्टिट्यूट है, वैचारिक रूप से वैश्य है। नहीं, अगर ऐसा है, अगर आप मानते हैं कि AIMIM जी शाकिर साहब, अगर आप मानते हैं कि मुसलमानों ने AIMIM को और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनको अपना कायद मान लिया है, तो कितनी सीटों की आप डिमांड कर रहे हैं और किस तरफ आप जाना चाहेंगे? थर्ड फ्रंट से जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, या फिर इंडिया अलायंस या किसी और अलायंस में शामिल होंगे? हमारे सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हमेशा आप देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनल्स में, जितने भी, हर जगह के भाई हमको अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया जाता। हम हमारे सदर, हमारे कायद आज़म हिंद वो ख्वाहिशमंद है कि यूपीए का पार्ट हमको भी बनाया जाता,
भाई आप गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, ये आपकी कैसी लॉजिक है? आप मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, और ये एक्चुअली ये सेकुलर जो है, ये सेकुलर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए है। शेख समद साहब, मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से, पूरे देश के उन लोगों से आह्वान करूंगा कि भाई ये जो खुद मुख्तार क़यादत जो है, खुद मुख्तार क़यादत की अताअत रब्बे कायनात का हुक्म है, इसकी अताअत करनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम मुसलमान जानते हैं कि 5-6 अरकान है, लेकिन हजरत अल-विदा के दिन खुतबा, जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें 6 अरकान बताए नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मसला अगर ये है कि इंडिया वक्त की नमाज अदा करो जी, मसला ये है कि रोजे रखो, खुशदिली के साथ अपने मालों की ज़कात देते रहो, अल्लाह के घर का अदा करो, और अपने अहले अम्र की अताअत करो, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। ठीक है, यहाँ पे शाकिर साहब सुने, यहाँ पे बात जन्नत या उसकी नहीं हो रही है, बात ये है कि अगर आप मुसलमानों के कायद हैं तो क्यों आप अपनी बात कांग्रेस या किसी और अन्य दल से ढंग से नहीं रख पा रहे हैं? भाई एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज है ना जी। जब आपको मालूम है कि बगैर मुसलमानों के वोट के कोई भी नॉन बीजेपी अलायंस सर्वाइव नहीं कर सकता इस सरजमीन पे, तो फिर आप क्यों नहीं आते हमारे पास? ठीक है, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट सौदा क्यों करें? शेख समझ से जवाब दे। सम्मान का, स्वाभिमान का सौदा कर, अभिमान का सौदा क्यों करें हम? ठीक है, शेख समझ साहब, क्यों मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों से, मतलब वो सेकुलर कहते हैं लेकिन मुसलमानों से परहेज भी करते हैं, AIMIM जब वो खुद कह चुके हैं, तो फिर आप क्यों उनको शामिल करने में एतराज जता रहे हैं? ये देखो भाई, अभी फिलहाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले से, आज से नहीं, एक जब से हुकूमतें जो है कांग्रेस हुकूमत जब से है, सेकुलरिज्म पार्टी को लेके, हर कौम को लेके चलने वाली जमात है वो कांग्रेस है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इससे पहले हमारी जो हुकूमतें जब थी, हमारे हुकूमत में भी बहुत कुछ फ़ायदे, बहुत कुछ स्कीम्स थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मुसलमानों को आपको वोट चाहिए तो फिर AIMIM से परहेज क्यों है अपने अलायंस में शामिल करने में? अभी वो तो मैं जो है MIM से जो है अलायंस की बात, मैं अभी जो हमारे राहुल गांधी जी सिर्फ अवाम के दरमियान में उन्होंने जो है एक सच्चाई की और ईमानदारी का बाजार खोले, और हर जो कि आज आवाम को जो है सबसे करप्ट पार्टी और सबसे मोहब्बत की बाजार में, मोहब्बत की बाजार खोल के मोहब्बत बता रहे। आज नफरतें, लोग जो है नफरतें आज हिंदू मुस्लिम आज जो बताए, आज वो हिंदू मुस्लिम सिर्फ जब भी खोले, आप चैनल खोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम वही सियासत चल रही। तो आज हमारे राहुल गांधी जी आज नफरतों को खत्म करके मोहब्बत का बाजार, मोहब्बत क्या चीज होती है वो आपको सबसे करप्ट पार्टी बता रहे हैं, बोले ये करप्ट पार्टी है। और स्कैम्स कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, आज की तारीख तक इतने स्कैम्स नहीं हुए हैं, इसका सारा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। जहां तक आप बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया है, मोहब्बत क्या किया है, तो उस तरह से तो हमारी तो पार्टी का सिद्धांत यही था ना, हमने तो यही कहा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी हमारे साथ। शाकिर साहब बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो शौकत अली खान साहब, वो कह रहे हैं कि हमने तो आज तक सबका साथ सबका विकास किया है और इसमें मुसलमान भी शामिल है सबके साथ सबके विकास में, फिर AIMIM को ये विकास क्यों नहीं दिख रहा है या सबका साथ क्यों नहीं दिख रहा है? इस नारे से बड़ा झूठा कोई नारा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप जो बोले वही सच है, यही समझ लीजिए। आप समझते हैं कि आपके कायद जो है ना सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर है, क्या वो सही है? कौन तस्लीम करता है उनको? कौन तस्लीम करता है? आज इतनी बड़ी अगर इंडिया बनती है और आपको बाहर रखा जाता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। आप पहले ये सोच लीजिए, आप ये सोच लीजिए कि इतनी बड़ी अगर कटकुंडी टीम बनती है, उसमें आपको बाहर रखा जाता है, तो उसकी वजह क्या है? आपको कितने लोग मानते हैं, कितनी पार्टियां मानती हैं आपको? आप अपनी जगह अपने समझ में हैं कि हम बड़े हैं, हम मुसलमानों के नेता हैं या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी अपनी सोच है, ये अपनी सोच है। सारे दल आपको अगर से मानते होते तो आपको साथ रखते थे, तो आपको बाहर रखने का मतलब जवाब दे शाकिर साहब जी। भाई मेरे 70 साल से हम आपके वोट बैंक बने रहे, 70 साल से आपको अपना लीडर माना, लेकिन आपको जब हमारी अपनी लीडरशिप मानने की बात हुई तो आपके पेट में दर्द महसूस होता, आपको बुखार आने लगता। आप हमारे बिहार में आपने 4 MLA को क्यों तोड़ के ले गए?
हम तो हर प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी ट्रांसफर कंडीशन हम आपके साथ थे। वो तो आपके पार्टी ये के फिर मुद्दे हमारे आप देश समझिए कि में वो आपको नहीं छोड़ करते। के क्यों गए? इतने लोग शौकत अली खान साहब हमारे बीजेपी प्रवक्ता नहीं, आप हैं। ले गए। शाकिर साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं शौकत अली खान साहब, जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी मतलब अगर इतना ही वो है तो आपको क्यों मतलब साथ नहीं लिया जा रहा है? भाई हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप का जो नारा है, खुद मुख्तार क़यादत का नारा है कि आत्मनिर्भर नेतृत्व शक्ति पर आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात है। हमारा परिश्रम है उसी साथ का जो मोटो है, जो स्लोगन है, जो हमारा मिशन है कि मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, तमाम जो अंडर सोसाइटी है, उनका सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देने की बात है। ये सारी पार्टियां कहती हैं मैं लोकतांत्रिक हूं, मैं जनतांत्रिक हूं, मैं प्रजातांत्रिक हूं, मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं जमहूरी हूं। शाकिर साहब सवाल सुन लीजिए। शाकिर साहब थोड़ा सवाल सुन लीजिए एक बार। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के आदि नहीं है। आप और आपके कायद की यही तो आवाज जो है ना वो हिंदुस्तान में खराब कर रही है, नफरत पैदा कर रही है। क्या आप इस्लाम की बात करते हैं तो क्या इस्लाम की बताया? क्या इस तरह की नफरत की बात बताइए? क्या इस्लाम किस तरह से फैला? जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम पहुंचा। आप अपने अखलाक अच्छे रखते तो आपके साथ और लोग जुड़ते। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप हदीस की बात कर रहे हैं, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है ये चीजों का, आपको पता नहीं। ठीक है ठीक जी जनाब बताइए सुन रहे हैं जी। आपने सुना होगा, इस देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े माहिर इक़्तिसादियात हैं। वो लिखते हैं अपने एडिटोरियल, वो जिंदा है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वो लिखते हैं कि मैं मुसलमानों से बहुत अधिक घृणा किया करता था, नफरत किया करता था, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन किया, उनके रोशन और ताबनात माजी का मुताला किया, मुसलमानों के करीब किया, तो मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण संसार के सारे मुसलमानों से मैं प्रेम करने लगा। और सुनो इस प्रेम करने की वजह क्या है कि इस पूरी दुनिया की धरती से बड़ा सवाल ये है शाकिर साहब कि अगर आप मुसलमानों के नेता जी नहीं आप सुनिए, पहले सवाल सुनिए, पहले आराम से आप सुनिए, थोड़ा पानी पीजिए, ठंडे होइए, आप बात समझिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं। मैं आऊंगा, मैं असमानता, अन्याय और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, नीच। ठीक है मैं आऊंगा और बोलिए वंशवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता और अनार्की को जो जल से मिटा कर रख देगा वो मुसलमान होगा। और वो जिन हथियारों को ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। जज करने वाले नहीं, एक समझ बड़ा सवाल आप इसको जज नहीं कर सकते। मैं आता हूं आपके पास में। एक समझ से मेरा बड़ा सवाल है यहाँ पे कि नो हिंसा हुई, मणिपुर हिंसा की बात हो रही है यहाँ पे, वो इसको पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, लेकिन आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से इसको लेकर आप करेंगे? ये मणिपुर में कितने दिन से चल रहा वो तो आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के तक किस वजह से नहीं आया। ये हुकूमत चल रही बोल रहे तो एक न्यूज़ जो है इतनी दबके कितने महीने दबी, आप सोच सकते हैं इसको। इतने बाद दबे बाद उसके बाद जो फैली वो न्यूज़ फैलना चालू हुई, न्यूज़ फैले बाद जो है वहाँ पे तुरंत हमारे राहुल गांधी जी को मालूम होते कि हमारे राहुल गांधी जी वहां पे तुरंत पहुंचे कि उनसे पुरसा लिए ये कैसा हुआ, ये कैसे किस तरह से इतना जुल्म हुआ, आज इतने औरत बच्चियों पे जुल्म हुआ, आज इतना बेरहमी से जो है मारा गया, इस पे जो है कोई अभी तक इस पे कुछ एक्शन नहीं लिए। आज मैं यहाँ पे पहुंचा, बताइए फिर बताइए आपने क्या एक्शन लिया, आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, आप बताएं। एक्शन गवर्नमेंट में हो सकता था, फिर वहां पे राहुल गांधी जी की पहुंचे, आपने पार्लियामेंट में सुना ही नहीं ना। राहुल गांधी जी के लीडर्स उठ के चले गए तो उनको पता क्या चलेगा कि हुआ क्या है। राहुल गांधी जी सबसे पहले तो राहुल गांधी जी पहुंचे तो सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे आया तो राहुल गांधी जी पहुंचे सो चाया ना, एक ही है क्या बताइए। सोशल मीडिया पे आया तो राहुल गांधी जी पहुंचे सो नेता खुद बताए ना। अरे तो आपको पार्लियामेंट में तमाम चीजों का जवाब दिया गया था ना, सुनने के लिए बैठना था, सवाल करना था पार्लियामेंट में। आप बाहर आके टीवी डिबेट पे बात करेंगे, आप बाहर आके सोशल मीडिया की बात करेंगे, पार्लियामेंट से बड़ी कोई चीज है क्या हिंदुस्तान में जहां पर आपकी बात रखी जा सकती थी? वहां पर आप अपनी बात नहीं रखी, वहां से आप वॉकर और करके चले गए तो क्या मतलब था इसका? लेकिन पार्लियामेंट में भी बोलने में इतनी देरी क्यों इतनी देरी हुई? और दूसरा ये कि अगर अमित शाह जी वहां पर पहुंच गए थे, मणिपुर में वो पहुंचे, 3-4 दिन मणिपुर में रहे भी, उसके बावजूद भी मतलब ये हिंसा जो है वो शांत क्यों नहीं हो पाई? देखिए वो बॉर्डर का इशू है, आपको पता है कि उसकी सारी रिपोर्ट लेके उसके साथ में ही वो बात करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हमने बस राहुल गांधी पहुंच गए और हमारा डिबेट स्टार्ट हो गया, हमारे बाइट्स स्टार्ट हो गए। राहुल जहां पर
अमित शाह जी बैठे हैं, वो जो है सर इंडिया के ऑल इंडिया होम मिनिस्टर में बैठे हैं और वो सारे रिपोर्ट सारे चीजें पार्लियामेंट में लेके आए और आप लोगों के सामने रख रहे थे। आधे घंटे तक एक एक चीज, ये कहां से शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ। लेकिन चलिए, अगर मणिपुर को बॉर्डर इशू मान लेते हैं, फिर हरियाणा में नूह हिंसा को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम लोग और आज जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको क्या? गलत है, कार्रवाई हुई है ना, अरेस्टिंग हुई ना उसके ऊपर। देखिए जो भी गलत होगा उसकी हम कोई चीज तायद नहीं कर रहे, कभी हमने किसी चीज को तायद नहीं किया। ये आप बता दीजिए कहीं पर किसी भी एक चीज को उठाकर कि बीजेपी ने इस चीज को तायद किया है, हमने तायद नहीं किया। जहां पर अरेस्टिंग हो सकती थी अरेस्टिंग कराया, जिसपे जो कार्रवाई हो सकती थी, जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो सबके लिए है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। शाकिर अंसारी, नूह में जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ बीजेपी ने कार्रवाई की है उस पर? 100% मैं इससे असहमत हूँ। ये 750 देखिए यहाँ पर जो मसला है ना, मुसलमानों तो हमारा और एमआईएम का जो मसला है वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से लेकर 2019 और 2023 का काम ही है कि बता ही रहे थे। शुरुआत की थी धार्मिक यात्रा में जाया जाता है और ये खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? धार्मिक यात्रा में AK-47 लेकर जाए, जितना वहां पर हुआ है आपको पता है, जस्टिफाई किसे कहते हैं ये बताइए आप। हम अगर से उसको कहते हैं कि ये सही हुआ है और ये होना चाहिए था तो उसको जस्टिफाई कहते हैं। नफरत को बुनियाद बनाकर अपना वजूद कायम किया है और एक झूठी मोहब्बत का दम भर के अपना वजूद कायम कर रखा है लोगों ने। ये दोनों बेईमान हैं। झूठी मोहब्बत करके वजूद कायम किया हुआ है, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। चलिए उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम 15 अगस्त में आपको देते हैं कि तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त में आप देख रहे हैं कि हर आदमी को देश से जोड़ने का काम हमने जो किया है, कितना फख्र हर हिंदुस्तानी महसूस करता है अपना तिरंगा लेकर चलने पर। तो वो चीजों के साथ में हर दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके मुद्दे जो है, इनकी बातें जो है, वो इनके सदर मोहतरम पे चल रही थी, वो चलते रहती। इनका काम सिर्फ शाकिर अंसारी जवाब करना है बस। देखे वो क्या है। शाकिर अंसारी जवाब सुन लीजिए, शाकिर अंसारी जवाब सुन लीजिए। इनकी मोहब्बत कहाँ है? जी वो जवाब दे रहे हैं आपको, जवाब सुन लीजिए आप। जी जवाब सुनिए आप, जी बताएं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से 15 अगस्त में जिस तरह से हमने काम किया है और जिस तरह तिरंगे की मोहब्बत आज हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी के दिल में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन उसको उजागर किसने किया? हमने किया। उसको सबके बीच में लाए। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि बस आपको बस ये है कि सिर्फ पॉइंटिंग करना है। बीजेपी दिख गई, पॉइंटिंग कर दो, ये हो गया बीजेपी ने किया, वो हो गया बीजेपी ने किया, सारी चीजें किया। कहीं पर आप बताए कि कहीं डेवलपमेंट हुआ है? नहीं। तो आप तो ये तो जस्टिफाई कर लो ना कि 2014 से 2019 तक हम बढ़े कैसा। जब अगर से हमारा काम नहीं होता तो जनता जनार्दन तो देख रही है ना, उसी ने तो जवाब दिया ना 303 सीट का। उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग काम करके आए हैं, इसलिए हम दावा करते हैं कि हम 400 सीट के ऊपर लाएंगे। ये हमारा दावा है। शाकिर खान शाकिर अंसारी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। शाकिर अंसारी सवाल सुन लीजिए। 2014 में 31% वोट लाए, 69% वोट आपके अगेंस्ट किया। इस बार आप 37% वोट लाए, 63% वोट आपका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस इंडिया के सर वोट तो आपको कहाँ मिलता है जो आप 100 सीट ठहराते हैं? वोट की बात कहाँ कर रहे हैं आप वोट की तो बात ही मत कीजिए। आपके जो 100 सीट ठहरते हैं वहां पर तो नोटा से ज्यादा, नोटा से कम तो वोट आपको पड़ते हैं। लेकिन शौकत साहब इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप बिल्कुल कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा वाली बात कर रहे हैं कि हमें फख्र है आज घर घर तिरंगा वाली बात पर, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि जो लोगों के घर ही जल गए, लोगों के मणिपुर में घर जलाए गए, नूह में लोगों के बुलडोजर से घर गिराए गए, वो किस घर पर तिरंगा लगाएंगे? नहीं, जहां पर जो गलत हुआ है ना उसकी तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं ना कि वो सही हुआ। लेकिन एक ही कम्युनिटी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? घर नहीं, ये आपका ख्याल है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक कमेटी को शुरू से यही है कि जब से बीजेपी आई है कि आप लोगों की एक सोच बना दी गई है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। आप अगर से थोड़ा सा अगर से आप डेटा एनालाइज करके देखेंगे तो गुजरात के अंदर कितने % वोट जो है ना बीजेपी को मिले, मुस्लिम वोट्स, और कितने % वोट जो है ना यूपी में मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। आप ये एनालाइज करके देखिए। ठीक है, शेख समद वो कह रहे हैं 2014 से लेकर 2019 तक कितने ज्यादा मुसलमान जुड़े हैं बीजेपी से। ठीक है, शेख समद उनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान अब आ रहे हैं, हम जो हैं मुसलमान लगातार बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, फिर आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं उस मोहब्बत की दुकान से आप कि कितनी सीटें पहुंच पाएंगे? जी वो तो
अवाम तय करेंगी, अवाम तय करेंगे और अवाम बहुत बेहतरीन तरीके से सबक देंगी। और आने वाले 2024 में हमारी जो है हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया अलायंस के साथ आप आएंगे। और हमारे को आज ऑल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे राहुल गांधी साहब को उनके अच्छाई को पहचान के उनसे जो है जुड़ रहे सब। तो आज मैं तिरंगा का जो 15 अगस्त का जो बोल रहे तो शौकत भाई, तो ये कब से आप जो है ये तिरंगा रैली कब से चालू करें? आपकी हुकूमत आके इतने कितने साल हुआ? नहीं, मैं चालू करे की बात नहीं कर रहा हूँ या चालू हुआ नहीं, आप बोल रहे घर घर बोल रहे, मगर आज गो पॉइंट की बात हमारे जो है मुंसिफ चैनल के जरिए भी मिला कि आप जो है आज मणिपुर में जो जितने घर उजड़े हैं उतने घर के तिरंगा का कैसा? ठीक है, मैं आऊंगा इस सवाल पे। बेबाक मुंसिफ की चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं शौकत अली खान साहब, और हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ हैं शेख समद साहब, और बीआरएस से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कमेटी के साबिक चेयरमैन अकबर हुसैन साहब, और शाकिर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से, प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। आपका भी स्वागत है एक बार सर हमारे शो में। बड़ा सवाल अब आपसे भी, कांग्रेस इंडिया अलायंस बना चुका है और उसके अलावा बीजेपी का भी एक अपना गठबंधन है, NDA गठबंधन। आप किस गठबंधन से जुड़ने वाले हैं? क्या अभी इस बारे में आप पत्ते खोलेंगे? हमारे पहली तो बात आप लोगों तमाम को मेरा सलाम अर्ज कर रहा हूँ जी। जिस तरह आज एक इलेक्शन का एक माहौल शुरू हो चुका है जी बिल्कुल। इस वक्त यहाँ पर हर पार्टी के लोग अपने अपने सवाल और जवाब में चल रहे हैं जी। यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने जिस तरह भारत देश का जिस तरह हाल रहा, आप देख रहे हैं गुस्टा तबाह ताराश में आज हिंदुस्तान पीछे जा रहा है जिस फिरका परस्त पार्टी की वजह से। जिस तरह आज हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने देख रहे हैं कि कल के दिन कोसी और सेकुलर एक रोशनी कायम आएंगी, उसको ही उन्होंने तायद करेंगे बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन AIMIM ने सपोर्ट किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे जो PM की रेस में हैं वो KCR भी हैं, तो कहीं ना कहीं AIMIM का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या थर्ड फ्रंट आप बनाने वाले हैं? क्या थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहे हैं या इंडिया अलायंस की तरफ आप बढ़ेंगे? जिस तरह इंडियन कांग्रेस जिस तरह यहाँ पर जमात पूरे पार्टीज को लेके बनाए हैं, कल 2024 का जो पार्लियामेंट जो इलेक्शन होगा वहाँ पर जिस तरह सीट जब डिस्ट्रीब्यूटरिंग होंगी, जब BRS राष्ट्रीय समिति सिर्फ तेलंगाना ही बोल के नहीं पूरे भारत देश में तकरीबन स्टेट्स में फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं KCR साहब तेलंगाना मूवमेंट से ही एक बड़े इससे उम्मीद से गए थे और उसको हासिल करें। उसी तरह आज भारत देश में भी BRS का झंडा लहराएगा इंशाल्लाह। कितने पार्टीज भी अलायंस है, जब क्योंकि KCR साहब एक चाणक्य एक सेकुलर लीडर कहलाए जाते, उन्होंने जब वक्त आएगा तो पार्टीज भी जितने भी पार्टीज है वो KCR साहब की मदद करेंगे और इंशाल्लाह KCR साहब भी बोल के नहीं जब टाइम आएगा तो एक सेकुलर PM बनेंगे बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं KCR को आप PM फेस भी मान रहे हैं अपने तौर पर। तो क्या थर्ड फ्रंट बनाना है या उसे अलग ही एकला चलो वाली राजनीति करनी है? भारत का जब हालात देखेंगे वो हालात को मद्देनजर रखते हुए जब भी सेकुलरिज्म के हिसाब से ही वो थर्ड फ्रंट रह दो वो सेकंड फ्रंट रह दो फर्स्ट फ्रंट हो, भारत का डेवलपमेंट और भारत का एक सुनहरा भारत देखने बाद ही उसको ही हमारे KCR साहब रह दो, हमारे MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे पार्टी लीडर सेकुलर पार्टीज भी रहेंगे, तो जब मशवरा करेंगे इंशाल्लाह उस टाइम किसको बनाएंगे। शेख समद से मैं सवाल ले लेता हूँ। शेख समद, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी लेह लद्दाख में वो हैं, तो वो फिर से एक बार यात्रा शुरू करने वाले हैं। किस तरह से मतलब उस यात्रा का आपको लगता है कि असर दोबारा से इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर? 101% बेहतरीन तरीके से असर पड़ेगा। और आज किसान रो रहा है, आज कहाँ पे भी जा रहे तो किसान रो रहा है, आज बेरोजगार रो रहा है, आज मैकेनिक रो रहा है, हर इंसान रो रहा है। तो हर स्टेट में राहुल गांधी साहब हर छोटे इंसान से लेके बड़े इंसान तक उनका मशवरा ले रहे और उस पे हमारी जो है हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। शाह साहब, बड़ा सवाल है, वो कह रहे हैं कि आज किसान जो है वो रो रहा है, बेरोजगार परेशान है। आपने किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया था, कहाँ है आज 10 साल के बाद? नहीं, देखिए जहाँ पर किसान रो रहा है तो आप ये बताइए कि जहाँ पर जो देश के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें निकाली हैं,
जिन स्कीमों का फायदा काफ़ी लोग उठाए हैं, मुद्रा लोन दिया है, डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी एमएसएमई में काम हुआ है और नेशनल एक्सपोर्ट के अंदर काम हुआ है, काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ा है, देश की इकोनॉमी बढ़ी है और देश के बाहर भी जो है ना मोदी जी की जितनी चर्चा की गई कम थी, तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन आपको जो है ना वो नजर आता ही नहीं किसी पार्टी को। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसा बीआरएस है, उनके पास में उनके अपने प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब है और यहाँ पर है कि इनके अपने ख्वाब है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जितनी पार्टियां हैं वो सब अपनी अपनी जगह ख्वाब देखे हुए, हमारे पास एक के एजेंडा है, हमारे पास एक के लीडर हम लोग लेके चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहेगा और 2024 में हम सरकार बनाएंगे 400 सीट के ऊपर लेके, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो फिर समझ अब बड़ा सवाल ये है कि फिर क्या लगता है कि जो मुंबई वाली मीटिंग होने वाली है, मैं बताना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट में किसान के ऊपर राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे, तो उसका जवाब किस वजह से नहीं मिल रहा? आज किसान मर रहा है, किसान आके कान में बोल रहा है, राहुल गांधी जी चीख चीख के बोल रहे हैं, मगर ये जो इसका जवाब किस वजह से नहीं मिल रहा हमारे को? क्यों नहीं मिल पा रहा? कहीं को नहीं मिल रहा जवाब। मिल रहा खाली ये मुद्दे उठाते हुए बताया ना आपको कि जवाब जब मिलता है तो ये पार्लियामेंट में ही नहीं होते, जब ये आते हैं सिर्फ सवाल करने के लिए, जवाब सुनने के लिए सवाल नहीं, हमारे जब आते हैं सवाल करते हैं, सवाल आवाम का जब हैं, हमारे कान में जो कान में आया तो बिल्कुल हम जो है उस पे आवाज उठाएंगे। गरीब की आवाम की आवाज सुनना हमारा काम है, उसको पार्लियामेंट में उठाना राहुल गांधी जी का काम है। जब राहुल गांधी जी आवाज उठाए तो जब उसके आवाज का जवाब किस वजह से नहीं आ रहा? अकबर हुसैन साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके भी ख्वाब हैं प्राइम मिनिस्टर के और इतने सारे अपोजिशन के जो हैं वो सब के सब प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं और असद साहब ने आपका तायद कर दी है पहले से, तो आप इसको लेकर क्या कहें? हमारा ख्वाब अंबानी का ख्वाब नहीं है, हमारा ख्वाब है भारत देश का, भलाई का। और जिस तरह किसान के लिए यहाँ जिस तरह टॉपिक डिबेट चल रहा है, यहाँ किसान की जो टॉक चल रही, यहाँ भारत देश एक सुनहरा देखना चाह रहे। जब दिखेगा सुनहरा, जितने अंबानी जिंदानी जो है वो कल वो जेलों के इसमें रहेंगे। इस तरह मोदी जी का एक ही ख्वाब है, मेरे को अंबानी दिखना है, यहाँ सेकुलरिज्म नहीं दिखना है, किसान नहीं दे। आज किसान किस तरह जा रहा है पूरे देश को मालूम है, कंट्रीज में मालूम है, क्योंकि आज बेसिकली इकोनॉमिकल कितना डाउन हो चुका है। जेडीएस अपना कई जमातें ने खुद ओपन कर रहे हैं। वाहिद देखिए रियासती तेलंगाना में किसान आज कितना सुकून की नींद सो रहा है, क्योंकि आप भारत देश के कई स्टेट में देखिए क्योंकि बिजली कई जगह जाके रहता। आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ये बता दिया, रात के 2 बजे भी आपको एक चांदी चौक कैसे चमक रहा है किसान का। जिस तरह खेतबाड़ी, जिस तरह कई स्टेट में आप देखिए, कई आप गुजरात, उत्तर प्रदेश देखिए, यूपी देखिए, बिहार देखिए, कई स्टेट में देखिए क्या क्या हालात होते हैं। हाँ। जिस तरह गुजरात को भी देखिए आप, शाकिर साहब एक मॉडल, एक बिजनेस मॉडल। शाकिर अंसारी, क्या आप भी असदुद्दीन ओवैसी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास तो इतने प्राइम मिनिस्टर के फेस हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अक्सर आपने एक बड़ा वायरल होता हुआ आपने कॉल उनका सुना होगा कि मैं एक दिन इंशाअल्लाह और रहमान इस देश के प्रधानमंत्री हिजाब वाली हमारी बहन बनेगी कोई। तो जब बहन बन सकते हैं तो हमारा भाई क्यों नहीं बन सकता? पूछे तो वही है ना कि असद साहब क्या। और जहां तक ये कांग्रेस की बात है, हाँ। इन लोगों की अरिथमेटिक बहुत कमजोर है, अंकगणित जिसको कहते हैं इल्मुल हिसाब बहुत कमजोर है। इनका एलआईसी पूरा देश घूम जाए 15 to 20% वोट्स के मालिक है ये। इनका अपना एजेंडा है, जैसा कि उन पार्टियों का एजेंडा था। इनका अपना एजेंडा है कि 2 पार्टी लेके बोले पूरे हिंदुस्तान में सरकार बना लेंगे। कितने एमपी लगते हैं, कुछ पता भी है आपको? कितने लड़ाएंगे आप? 50% प्लस आबादी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई नुमाइंदा नहीं है। असद भी है क्या पूरे नुमाइंदे हिंदुस्तान के? इंक्लूसिव अलायंस जिसको आप कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को क्या असद साहब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंसिडर्ड अलायंस है, ये सेलेक्टिव अलायंस है। वो कह रहे हैं कि अलायंस है। आप इससे इनकार कर सकते हैं कि भाजपा के पास 30 to 35% वोट्स इंटैक्ट नहीं है? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन क्या सारा असद साहब ने ले रखा है? हेमंत सोरेन साहब है जो किसी एक सेक्टर के ट्राइबल को रिप्रेजेंट नहीं करते। अरे आप 4 एमएलए नहीं संभाल के रख सकते हैं वहां पर? उड़ीसा में बहुत बड़ी आबादी है, गुजरात में बड़ी आबादी है, महाराष्ट्र बड़ी आबादी, मध्य प्रदेश बहुत बड़ी आबादी है। शौकत अली कह रहे हैं कि आप 4 एमएलए बीजेपी वहां पे बिहार में नहीं संभाल पाए। आपके पास है मुसलमान को कौन लीडर आपके पास? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। शाकिर अंसारी वो कह रहे हैं कि बिहार में आप 4 एमएलए नहीं संभाल पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं पीएम पद के लिए। भाई पूरा मुल्क संभालने के लिए तैयार है,
एक दिन इंशाल्लाह पूरा मुल्क पूरी दुनिया से मालूंगा देखिए इंशाल्लाह। यहाँ पर हम हैदराबाद का हूँ जी, और आपकी सलाह पार्टी का करता, फाउंडेशन अदालत का हैदराबाद से है। दिया यहाँ जाए, पर आज जिससे तक आपके 10 एमएलए नहीं दुनिया के जीते। इमामत आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप भी कभी 2 सीट पे थे जनाब, 2 सीट पे थे, 2 सीट से 303 पे पहुंचे हैं। जी बड़े हैं ना, तो आपकी हिस्ट्री तो बताइए, 10 तक आए तो वो बताइए। आप भी तो 2 पे चले गए थे। जिस तरह से इस देश में बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने नफरत को उरूज दिया है, आप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की तरफ आ गए और बहुत चंद वर्षों में, आने वाले चंद वर्षों में आपकी नफरत की राजनीति अगर इसी तरह चलती रही तो आप बेहोश जाति, आदिवासी ट्राइबल की जाति है जो विलुप्त होती है ऊपर जाती है, आप विलुप्त होती है ऊपर जाति बन जाएंगे। इस देश में तमाम माइनॉरिटीज बिल की मेजोरिटी है, आप मेजोरिटी में नहीं है। आप मेजोरिटी में होते तो 70% प्लस वोट लाते आप। अकबर हुसैन आपसे तो सवाल कहीं ले नहीं हो लेता हूं। सकता। जब 2014 का चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल दिखाया गया था, क्या आपके पास इस तरह का कोई मॉडल है दिखाने के लिए कि आप देश को दिखा सके कि हाँ हमारे पास भी एक मॉडल है? आप खुद देख रहे हैं, गुजरात मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश है बात, रियासत तेलंगाना जब बने बात, आप सिर्फ यहाँ का हैदराबाद ही बोल के नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखिए, जिस तरह करीमनगर देखिए, निजाम करीमनगर में एशिया के फर्स्ट कोरिया में केबल ब्रिज है, सेकंड करीमनगर में है। उसी तरह कई निजामाबाद देखिए, कई डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात क्या हालात थे, किस तरह अंधेरे में था, आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सोने की चिड़िया की तरह रियासत तेलंगाना दिख रहा है। और इसी ही देखते हुए अगर केसीआर साहब पूरे भारत देश को एक मैसेज लेके जाएंगे। केसीआर साहब ये कहते हैं कि हम एक ही नजर से देखते हैं, सोने की चिड़िया है और ये बराबर अफरा तफरी करते हैं। देखिए अभी स्कीम निकाली है आपके माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से कि 1 लाख रुपए देने की, जब पता है आपको कि कल परसों में देने वाले। दलित बंधु में कितना दे रहे, बताइए, दलित बंधु में कितना दे रहे? 10 लाख दे रहे, तो मुसलमानों को 1 लाख क्यों? फिर कितने परसेंट और मुसलमान है कितने परसेंट दलील है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1-2% का फर्क होगा। तो फिर ये सौतेली नजर क्यों मुसलमानों के ऊपर? फिर ये सेकुलरिज्म है आपके पास में, इसका जवाब दीजिए। ये किस तरह का सेकुलरिज्म है, बताइए। भारत देश में जिस तरह भारत बीजेपी पूरे हुकूमत में काम कर रही है, पूरे स्टेट में काम कर रही है, वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या दे रहे वो पहले अरे हमारा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, आप बताइए कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत देश में कुछ ऐसे स्टेट में जिस तरह 100% सब्सिडी, जिस तरह लोन दिया जा रहा, ऐसे कोई स्टेट में नहीं आ जा रहा। और दलित वो तो दलित का परसेंटेज के हिसाब से दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज के परसेंटेज के हिसाब से दिया जा रहा है। स्कीम्स जो नेशनल की थी वो यहाँ पर प्रमोट नहीं की गई, नेशनल की वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये चीजें यहाँ आवाम तक पहुंचे और मोदी जी का नाम आए। क्या केसीआर साहब नहीं चाहते कि पीएम जो प्रधानमंत्री की जो केंद्र से जो स्कीमें मिल रही है तेलंगाना, उसका फायदा आप जिस तरह बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसके स्कीम्स के पीछे भी इंटरेस्ट दिया जाता है। 100% सब्सिडी नहीं है, उसको हम जो अमाउंट लेते हैं उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता। हम यहाँ की आवाम से हम हमेशा 100% सब्सिडी, जिस तरह गुस्टा हमको 60% था, 80% हुआ, अब 100%। दलित और मुसलमानों में क्यों किया आपने ऐसा? दलित और मुसलमानों का परसेंटेज क्या था? क्या इस बात से मेरे दोस्त भी इत्तेफाक रखना चाहिए? क्या बताइए, इसमें है या नहीं है कि आप अगर से दलित यहाँ पर 15% है तो मुसलमान कितने परसेंट है? और वहां पर आप 10 लाख देते हैं और मुसलमानों को 1 लाख देते हैं। शेख समद से एक सवाल ले लेता हूं। शेख समद, अगर बीआरएस आपका इंडिया अलायंस ज्वाइन करना चाहेगा तो क्या खुले दिल से स्वागत किया जाएगा इंडिया अलायंस में? वो तो हमारी पार्टी तय करेंगी जी। हमारे पार्टी के हमारे सदर साहब और हमारे तेलंगाना के पीसीसी रेवंत रेड्डी साहब, इन लोग तय करेंगे। ठीक है। तो मैं डेवलपिंग की बात कर रहा हूँ कि मिनाटिस लोन, अच्छी बात याद दिलाए कि मिनाटिस लोन के बारे में, मिनाटिस लोन जैसा कि दलित बंधु बोल रहे, तो हम क्या बोल रहे कि हम भी एक बोल रहे कि आज जो है बेरोजगार बढ़ रहा है। तो जैसा आज बेरोजगार डिग्रियां हासिल करके आज सर्टिफिकेट्स लेके पागल की तरह फिर रहा है, जॉब्स नहीं रह के, उन लोगों को एक अच्छे जॉब्स दी जान, उसके लिए हम जो है पहले से, आज परसों यूथ कांग्रेस की तरफ से भी असेंबली के टाइम पे हमारे यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी हुआ। आज जॉब्स नहीं है, आज जॉब्स नहीं है, हम हक की आवाज उठाते रह रहे मगर हमारी आवाज को बिठा रहे हैं। चलिए बताइए, तो हमारी क्या बीजेपी जिम्मेदार है 12% के ऊपर? क्या यहाँ पर जॉब नहीं, तेलंगाना का मुद्दा नहीं है, तेलंगाना का मुद्दा बीजेपी जिम्मेदार है। तेलंगाना के अंदर जिस तरह के इश्यूज है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहे, आप ताहिद कर रहे हैं सर साहब यहाँ पर, जबकि मुसलमानों का बेहाल है यहाँ पर आप ताहिद करते हैं। आप यहाँ पर खत्व गारतगिरी का मसला बना हुआ है, आप ताहिद करते हैं। आप ओल्ड सिटी में हर आए दिन कत्ल होते हैं, आप ताहिद करते हैं। आप 2 बेडरूम में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करें, आप ताहिद कर रहे हैं। आप उसकी यहाँ पर दलित बंधु और दोनों स्कीमों को अलग अलग कराया जाता है, उसकी ताहिद करते हैं।
फिर आप बोलते सेकुलरिज्म है। अकबर हुसैन जवाब दे दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि आप हर चीज की तायद कर रहे हैं लेकिन हालात बहुत बद से बदतर हैं, फिर आप कैसे इस चीज को नेशनल लेवल पे जाकर बता पाएंगे कि अगर इतने ज्यादा इशू आपके घर में ही है तो? आप जानते हैं गुस्टा कई उस स्टेट में आज तक अल्लाह के फजल से कोई माइनॉरिटी से कोई पूछ के नहीं देख रहा है, वही हमारे केसीआर साहब पूछ के देख रहे हैं। जहां इस तरह जहां पर जितने बोर्ड्स है गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड से यूपी में पूरे फिल किए गए, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है सारे पोस्ट को मुसलमानों के साथ फिल किया गया एक्सेप्ट तेलंगाना। अभी जाकर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनाया गया, अभी जाकर ये बनाया गया। अभी जबकि इलेक्शन करीब है तब ये होशियार हो रहे हैं, अभी इनको नजर आ रहा है कि मुसलमान भी है। माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, पीरियड से पहले तो नहीं बनाया जाता, जिसका भी पीरियड रहता वो पीरियड के बाद बना गया। जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स को लॉन्च कराया जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर कौम को देखते हुए, यहाँ के हर माशी हालात को देखते हुए ऐसा कोई ऐसी स्कीम नहीं है कोई इंडिया लेवल में जिस तरह हुकूमत कर रही बीजेपी, कोई मुसलमानों को फायदा नहीं करी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह केसीआर साहब ने कई स्कीमात को लेकर गया, वो स्कीमात का 1% स्कीम कोई भारत देश के कुछ स्टेट में नहीं है। आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि जो दलित हैं उनके तो आप घर घर जाके चेक दे के आ रहे हैं केसीआर साहब, लेकिन मुसलमान अभी भी भटक रहा है कहीं ना कहीं। साहब क्यों नहीं दिए? बराबर दिए। अब लाए 100% देते, 100% देने का उसका 80% दिए, बराबर दिए। जिस तरह रियासत तेलंगाना का जिस परसेंटेज है दलित भाइयों को, उसके हिसाब से दिया जा रहा है। तो परसेंटेज में बताइए ना, 2% के फर्क में आपका 10 लाख का फर्क लगा। अभी तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना से ऊपर उठकर बता रहा हूं कि आपका ख्वाब है कि इस तरह से वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रहे, रोजगार के लिए युवा आज भटक रहा है। आज जो है इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर, मणिपुर का मुद्दा अभी तक भी आप शांत नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे इल्जाम है, किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? मणिपुर का जो है वो तो काम चल रहा है, और जहां तक ये बेरोजगारी का मुद्दा है तो जहां पर स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई में जितना बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ है और काफी लोग जिस तरह से जॉब में नहीं बल्कि बिजनेस में आ गया है और काफी एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट में कितने एक्सपोर्टर्स बढ़े हैं आप ये देखिए कि बिजनेस में आज कितना जो है सो लोग आगे जा रहे हैं। आज वही चीज को देखते हुए केसीआर ने भी वही किया कि 1 लाख रुपए लीजिए और बिजनेस कीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर के काफी रोजगार योजनाओं के अंदर ये स्कीम्स आए हैं जहां पर डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो दिखाई देगा आपको 2024 में। मैं आपको दावा इसके साथ बता रहा हूं कि हम 400 सीट के ऊपर ये आवाम ही जिताएगी हमारे को। जितने लोग जो हमारा काम देख रहे हैं वो ही लोग जिता के लाएंगे। शेख समद 400 सीटों का दावा कर रहे हैं जी, 400 सीट का दावा तो कर रहे, हर किसी का ख्वाब रहता, मगर वो हमने 2014 के बाद 2019 वो ख्वाब को सच करने वाली अवाम है, हमने बता दिया वो ख्वाब को सच करने वाली अवाम है। आज जिस तरह से आप कोई से भी स्टेट में जाएंगे आप नेशनल हाईवे उनको दे सकते हैं कि जिस तरह से प्रेग्नेंट लेडी और एम्बुलेंस आज कितने परेशानी उठा रहे, उसके बावजूद भी गरीब अवाम से टूल गेट का पैसा जो है वसूल किया जा रहा है। रोड देखिए, आप कोई से भी स्टेट को जाइए, आप कोई से भी स्टेट में जाइए परेशान है। मैं उस पे ही बोल रहा हूं कि रोजगार आज जो गरीब आवाम आज प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल को लेके जाना बोले तो हाईवे से जो है एक मासूम बच्चे को भी लेके आना है, तो आज वो रोड भी डैमेज रहे बाद भी उसका जो है टूल गेट का पैसा ले जा रहा है। ये किस तरह का सबसे ज्यादा जो काम हुआ है, छोटे चीज से मैं आपको याद दिला रहा हूं जी की जो मिनिस्ट्री है रोड में उसपे सबसे ज्यादा, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जितने रोड खराब है फिर भी आप टोल ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत किसकी है? किसकी है हुकूमत? सेंट्रल गवर्नमेंट जो टूल गेट का रकम किधर जाएगा, किसको जाएगा वो? अरे आप मेरी सुनिए, नहीं आप शौकत भाई, अवाम के दरमियान में हम कांग्रेस पार्टी जब भी आवाज उठाई तो गरीब अवाम के लिए है। अरे कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाई, बस चिल्लाई और रोडों पे निकल के प्रोटेस्ट करी, जिसका हासिल कुछ नहीं हुआ। हम चिल्ला रहे हैं, आज गरीब रो रहा है, आज बेरोजगार मर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन आपकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो उसपे आपके मुद्दे उठाने से काम होगा या हमारे आवाज को बुलंद होने देते पार्लियामेंट में, आवाज को आने नहीं देते। जी अकबर, जिस तरह भारत देश में आईटी जब अटैक होता है वहां पर मिलिट्री को लेके जाते, आप यहाँ मणिपुर लूटे जा रहा, तबाह ताराश हो रहा, आपकी मिलिट्री फौज को उतारी है, 1-2 दिन में कंट्रोल होगा। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये डराने से धमकाने से नहीं होता। आप भारत देश को एक सेकुलरिज्म में लेके आओ, और भारत देश की जिस तरह हैबती पहुंची हुई है, आज गरीब मुसलमान हिंदू, दलित मुसलमान हिंदू, हर कौम के बीसी एससी माइनॉरिटी क्रिश्चियन आज हर स्टेट में यही वाक़ा बीजेपी करके अपना वोट लेने को देख रहे हैं। इसके लिए पूरी पब्लिक अवाम आज प्रोटेस्ट कर रही है। आज जिस तरह मिलिट्री को बॉर्डर पे खड़ा जाता, इस बॉर्डर की जगह से जिस तरह वाकया हो रहा है मणिपुर में, वहां पर उतारिए, आप देखिए क्या होगा। एक दिन में
कंट्रोल होगा, ये सब तमाशा करके ये हैबत करा के देखना। मैं आऊंगा, इस सवाल पे आऊंगा, मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन शाकिर अंसारी, अगर आप अपनी क़यादत के तौर पर जा रहे हैं और पूरी तरीके से अगर गठबंधन से अलग होते हैं तो कितनी सीटें कम से कम आप सोच रहे हैं कि आप जीत पाएंगे? शाकिर अंसारी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? शाकिर अंसारी की आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। अगर आप अलग तरह से जाते हैं और किसी अलायंस के साथ नहीं जाते हैं तो एआईएमआईएम के बतौर एआईएमआईएम या थर्ड फ्रंट के तौर पर आप कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं 2024 में? ये तो हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर सुब्रत ओवैसी साहब भी तय करेंगे। ये तो हक हमारे उम्मीद आप कितनी कर रहे हैं अपनी पार्टी से? पहले ये पूछ लिया कितने ठहरा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम, अगर हमको अलायंस पार्टनर ना बनाया गया INDIA का, तो हमारे पास बहुत बड़ी आबादी 50% प्लस, अब इन दोनों अलायंस से बड़ी आबादी हमारे पास है जिनका नुमाइंदा कोई नहीं है। तो अगर थर्ड फ्रंट भी हम बनाते हैं, अगर आज तक तो 70 सालों में उनके नुमाइंदे कोई नहीं बन पाए तो आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नुमाइंदे बन जाएंगे आप? सॉरी, अगर 70 सालों में आज तक उनको कोई नुमाइंदा नहीं मिल पाया तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस 50% के आप नुमाइंदे बन जाएंगे? नहीं, मैं खुद नुमाइंदे के बनने के, ये तो थर्ड फ्रंट की बात हुई है जी। वो तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जो थर्ड फ्रंट बनेगा। सारे लोग बैठेंगे इकट्ठे, जिस तरह ये एनडीए अलायंस के लोग या INDIA अलायंस के लोग बैठ रहे हैं। जाहिर सी बात है उसी बेस पे हमारा अलायंस पे बनेगा। ठीक है। और कितनी सीटों पर लड़ना है ये तो तय हमारे सुप्रीमो ही करेंगे। मुद्दे क्या होंगे? 30 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए। इस बार आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? हमारा हेल्थ का है, एजुकेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है। इस देश को भय, भूख, भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त देश बनाना है। इस देश के तमाम लोगों को मान, सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ जिंदगी गुजारने का। अकबर हुसैन साहब से सवाल लेते हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे अगर 2024 के आप चुनाव में जा रहे हैं? हमारा तो पहला रहेगा गरीबी का मुद्दा जो है, आज जो भारत देश में जो परेशान है वो पहला मुद्दा रहेगा। जिस तरह रियासत तेलंगाना में आज किसान जैसा खुश है वो पूरे भारत देश में भी वैसा खुश रहेगा केसीआर साहब की क़यादत में। इस तरह हेल्थ के लिए भी यहाँ पर वो टॉप 1 है, इसी तरह एजुकेशन के लिए भी जैसा है वो पूरा भारत देश में जो हमारे स्कीमा जैसा एजेंडा रहेगा। अगर किसी गठबंधन के साथ जाते हैं तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतनी सीटें दी जाएं? जिस तरह वक्त रहेगा उसके हालात के हिसाब से हमारे केसीआर साहब हमारे भारत देश में कई स्टेट में जहाँ जहाँ कॉन्टेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लाने के इसमें हम भी उम्मीद रख रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2024 में क्या रहे। 2023 का जिस रियासत तेलंगाना में जब फिर BRS हैट्रिक जब फॉर्म करे बाद आप देखेंगे भारत देश में 24 में वो BRS का झंडा अपने लाल किले पे लहराएंगे। ठीक है। शेख समद, आपसे बस 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा। मुद्दे बहुत हैं, उसको आप किस तरीके से जनता के बीच लेकर जाएंगे? 30 सेकंड में जवाब। अभी फिलहाल हमारे राहुल गांधी जी जैसा कि कर्नाटक में जो गैस के पे, बस के उस पे और रिजर्वेशन हर चीज़ पे जैसा हमारी पार्टी तय करी, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दरमियान में वो स्कीमात हम जो है ऑलरेडी हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अवाम के दरमियान में, कल भी अवाम की आवाज़ थी, आज भी अवाम की आवाज़ है। अवाम की आवाज़, अवाम की दीवार बनते हुए हम अवाम की खिदमत करेंगे। और अवाम बहुत अच्छे तरीके से समझ ली कि कांग्रेस पार्टी को 2024 में चुनाव में जो है हम जो है हुकूमत हम शौकत साहब 30 सेकंड में आप जवाब। वो कह रहे हैं कि आवाम की आवाज़ हम हैं, आवाम के मुद्दे हम उठा रहे हैं, बीजेपी कहीं नहीं है उसमें। ठीक है, तो अभी हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल सीधा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ शुरू से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और अभी भी हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। और फिर से हमारा एक ही नारे पे हम लोग लड़ेंगे, सबका साथ, सबका प्रयास के साथ हम लोग भारी अक्सरियत से ज्वाइन करेंगे। अभी आपको और भी देखना होगा कि और गठबंधन बनेंगे, इधर भी बनेंगे, उधर भी बनेंगे, बहुत सारे नए नए पीएम के चेहरे सामने आएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। ये लोग रोक नहीं पाएंगे सारे मिलके बीजेपी को, और बीजेपी अपनी सरकार बना के रहेगी। जहाँ तक केसीआर साहब का सवाल है कि स्टेट में, तो पहले स्टेट के बारे में सोच लीजिए, सेंटर का तो बहुत दूर है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज बेबाक मुंसिफ की चर्चा में मौजूद थे हमारे साथ
भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शामिल हुए शौकत अली खान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ थे शेख समद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन कमेटी के साबिक चेयरमैन अकबर हुसैन बीआरएस से हमारे साथ मौजूद थे, और शाकिर अंसारी हमारे साथ जुड़े थे, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुंसिफ टीवी की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुंसिफ टीवी लगातार कोशिश कर रहा है कि आपकी आवाज को, जनता की आवाज को इन भाजपा या अन्य पार्टियों तक पहुंचाते रहें और उनसे उस पर जुड़े रहें। और अब अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।